लोग कहते हैं कि हमारे लिए किस तरह से अथॉरिटी हेल्प करती है, हम अगर हमें कभी कोई ऐसी शिकायत है। उस सेक्टर का जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अन्य लोग भी, पब्लिक भी आ सकते हैं, तो उन लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। तो सारा कंप्लेंट्स हम लोग नोट करके और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको हम लोग अटेंड। डायलॉग ही लोग आपस में, यार ज़्यादा कलेक्टर मत बनो, बात हम्म, बात में अबे कलेक्टर बन जाते हो, अरे कलेक्टर मत बनो। तो सर ये जो कलेक्टर शब्द, इतनी कठिन परीक्षा को आपने कैसे क्रैक किया सर? बेसिकली हाँ, इसमें देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस के लिए तैयारी करे उनको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आप खुद वहाँ पे जाके और लोगों की समस्या, किस तरह की समस्याएं सर वहाँ पर ज़्यादातर आप जैसे लोगों से बातचीत करते हैं वो सामने आती है, और फिर कुछ किस तरह से आप उसको समाधान करते हैं? नोएडा इसलिए फर्स्ट चॉइस इसलिए है कि शहर बहुत प्लान्ड है। हम्म, आप स्वयं देखे होंगे कि शहर में जी। हमारा रोड्स बहुत वाइड है, एंड सर्विस रोड्स भी है। जितने भी रोड्स हैं नोएडा में, मेन आर्टीरियल रोड से सब आर्टीरियल रोड से हर जगह हरियाली है, एंड क्लीनेस्ट सिटी है इस रेंज का। वाटर सप्लाई, सीवर, जन स्वास्थ्य, बिजली, ट्रैफिक, पार्कों में अव्यवस्थाएं, ये नोएडा के अधिकतर सेक्टरों की आम समस्या है। तो कभी कभी अगर मेरे व्हाट्सएप पे कंप्लेंट आता है तो मैं स्वयं इसको फॉलोअप करता हूँ। जी। अगर कोई नाला बर्स्ट हुआ, अगर कोई फोटो दिखा दिया, पोर्टल को फोटो मुझे अगर व्हाट्सएप में अगर कोई मुझे फ्लैग करते हैं, वो काम हम कराते, बाद में फोटो में जो दिखाता हूँ उस आदमी को, देखो तुमने ये हाईलाइट किया और ये काम हो ये गया। हो गया। तो यार ये हमारा काम नहीं हो पाता है, अथॉरिटी में ऐसे अफसर आ जाते हैं, अफसरशाही हावी हो जाती है। हम लोग गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक लिंक है। लिंक है। गवर्नमेंट जो करना चाहते तो उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी हम लोगों का है। नोएडा के लोगों को, इधर के लोगों को, कि अगर कोई ऐसा आपसे कभी भी किसी काम को लेकर करता है तो वो कैसे आपसे शिकायत कर सकते हैं, या उस अधिकारी के खिलाफ कैसे आप कार्रवाई कर सकते हैं? सर आप साउथ से आते हैं लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी बहुत सारी कुछ शब्द आप ऐसे बोलते हैं जैसे हिंदी पट्टी के लोग से हम बात करें। सर ये फ्लुएंसी कहाँ से आई? बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं आप सच में। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान, जिनके ऊपर नोएडा को सजाने संवारने की जिम्मेदारी सौंपी है, आईएएस ऑफिसर लोकेश एम यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे बहुत सारे बुनियादी सवाल जो बहुत सारे लोगों से एक आम इंसान पूछता है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ क्या काम है, एक बहुत बड़ा जिला, और अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश का सर जो आईना है, उस आईने को सजारने संवारने का काम आप देखते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और जब कभी भी लोग नोएडा के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि एक औद्योगिक शहर, सारे बड़े होटल्स, सारी सुविधाएं, लेकिन इन सब चीज़ों को आप मैनेज किस तरह करते हैं? सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट में अपनी जी। इनवाइट किया। नोएडा पूरा 201 स्क्वायर किलोमीटर का एक नोटिफाइड एरिया है। इसमें 80 गांव से हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करके पूरा डेवलप हुआ है। 1976 का में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। बेसिक काम नोएडा का ये है कि हम लोग किसान से ज़मीन लेते हैं, अधिग्रहण से अथवा करारनामा से हम लोग जमीन लेना होता है। ज़मीन लेने के बाद उसको हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, और डेवलप्ड लैंड को हम लोग कई तरह के हम लोग ऑक्शन करते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ऑक्शन करते हैं, कमर्शियल एरिया के लिए ऑक्शन करते हैं, कमर्शियल प्लॉट ऑक्शन होता है, आईटी प्लॉट्स ऑक्शन होता है, इसी तरह कॉर्पोरेट प्लॉट ऑक्शन होता है। तो कई कई तरह का हम लोग डेवलपमेंट हम लोग शुरू करते हैं। अथॉरिटी सिर्फ प्लॉट ऑक्शन नहीं है, अथॉरिटी के पास म्यूनसिपल का काम भी है। जी। पूरा इस 201 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो नोएडा अथॉरिटी कहा जाता है, इसमें पॉपुलेशन 18 लाख है। 18 लाख का पॉपुलेशन हमारा, कुछ अपार्टमेंट्स भी है, कुछ सेक्टर्स में भी है, कुछ अन्य मतलब गांव में भी है। तो पूरा का पूरा इस पॉपुलेशन का जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है, जैसे पानी सप्लाई करना, बिजली का सप्लाई है, और शहर को साफ सुथरा रखना, ये सारा काम हम लोग करते हैं। सर एक हमारे लीडर्स भी, लोग भी एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि नोएडा अथॉरिटी जो है वो हमारे लिए किस तरह से, एक आम आदमी से कैसे जुड़ी है। लोग कहते हैं कि हमेशा जो बड़े बड़े यहाँ पे चूँकि बिल्डर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए किस तरह से अथॉरिटी
हेल्प करती है। हम अगर हमें कभी कोई ऐसी शिकायत है, हम किस तरह अथॉरिटी से बात करें, कैसे उससे समाधान करें? एक तो मैं जितने भी पब्लिक है, नोएडा पब्लिक से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा ऑफिस 24/7 हर बार आपके लिए अवेलेबल है वाया टेलीफोन, और अथवा आप डायरेक्टली आकर हमसे मिल सकते हैं। हम लोग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर सिलसिले जनता दर्शन करते हैं। हम लोग जो भी पब्लिक आकर हमसे मिलते हैं, पब्लिक से हम लोग उनका कंप्लेंट क्या है उसको हम लोग नोट करते, कंसर्न ऑफिसर को रेफर करते हैं और तुरंत उसको अटेंड करते हैं। सिर्फ पब्लिक जो हमारा ऑफिस में आते हैं उनका कंप्लेंट नहीं है, अगर व्हाट्सएप में भी कंप्लेंट आते हैं उसका कंप्लेंट हम लोग सीरियसली लेते हैं, और जो मेल में भी आते हैं। इसके अलावा नोएडा अपने द्वार ये कार्यक्रम हमारा ऑफिसर के लेवल पे चलता है। इसके अलावा तीसरा, हम स्वयं मैं सेक्टर दिवस करता हूँ, कभी कभी सैटरडे संडे को सेक्टर दिवस। इसमें 10 सेक्टर को क्लब करके जी। हम सारा सीनियर ऑफिसर्स और सारे इंजीनियर्स के साथ किसी एक सेक्टर का जो कम्युनिटी हॉल में जाकर वहाँ के जितने भी सेक्टर में, मतलब उस वर्क सर्कल में जितने भी सेक्टर्स है, उस सेक्टर का जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अन्य लोग भी, पब्लिक भी आ सकते हैं, तो उन लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। उस समय वो लोग जो भी कंप्लेंट्स कहते हैं तो हमें नोट कराते हैं, वहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन होता है। सो सारा कंप्लेंट्स हम लोग नोट करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको हम लोग अटेंड करते हैं। सर, जो ये बड़ा बहुत अच्छा ये आपने जो इनिशिएटिव है आपका कि आप खुद वहाँ पर जाके और लोगों की समस्याएं, किस तरह की समस्याएं सर वहाँ पर ज़्यादातर आप जैसे लोगों से बातचीत करते हैं वो सामने आती है, और फिर कुछ किस तरह से आप उसको समाधान करते हैं? जनरली जब हम लोग सेक्टर में जाते हैं, जिनसे भी मिलते पब्लिक है वहाँ पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपसे बताया, वहाँ का पब्लिक का ये डिमांड रहती है कि पार्क मेंटेन करने का, जी। पार्क का बाउंड्री वॉल, और पार्क में जितने भी पेड़ है उसका छटाई और पार्क का क्लीनिनेस का लेकर रहता है। अथवा बेसिकली अगर कोई नाली वाली अगर साफ नहीं हो रहा है, अगर उसके ऊपर जो कवरिंग है, कोई अगर चोरी हो गया उसका रिप्लेस करना, उसका रिपेयर करना, अगर कोई रोड डैमेज है, कोई पॉटल्स है, तो जनरल सिविक का प्रॉब्लम ही रहता है। अगर कोई सिविक का। स्ट्रीट लाइट अगर काम नहीं कर रहे, जी। तो बेसिकली हमारा नोएडा अपने द्वार में लोग सुनवाई करते हैं हमारे ऑफिसर, और उस समय अगर कोई इश्यूज अटेंड नहीं होता है तो जब हम लोग सेक्टर दिवस करते हैं, उस सेक्टर दिवस में कुछ इश्यूज इस तरह आ जाता है। बेसिकली सिविल अम्यूनिटीज का प्रॉब्लम ही रहता है लोगों का वो, और एक कभी कभी इंक्रोचमेंट का इश्यूज रहता है और वेंडर्स का इश्यूज रहता है। तो बेसिकली मेनली ऑल पब्लिक को जो जब बाहर जाते हैं जो भी दिख जाते हैं, जी। अगर वो अच्छा नहीं लगता है हमारे सामने वो ले आते हैं, वो उसको हम लोग अटेंड करते हैं। अटेंड कर। सर, एक सवाल आता है, थोड़ा सा मैं इसको चाहूँगा कि आप इसको विस्तार से इसको बताएं कि अथॉरिटी किस किस जगह पे काम करती है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। अगर मैं अथॉरिटी के काम को पूछूं कि नोएडा शहर के अंदर किस तरह से अथॉरिटी कहाँ कहाँ पे काम करती है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अथॉरिटी का दो टाइप का काम है। एक तो प्योर जो हम लोग जो प्राधिकरण में जो काम होता है, हम लोग प्लॉट अलॉटमेंट का काम करते हैं। तो प्लॉट अलॉटमेंट, एक तो रेजिडेंशियल प्लॉट का अलॉटमेंट होता है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 350 रेजिडेंशियल प्लॉट हम लोगों ने ऑक्शन में किया। तो ये आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। 240 स्क्वायर मीटर से लेकर 300 स्क्वायर मीटर तक, 400 स्क्वायर मीटर तक बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट का अलॉटमेंट होता है। जी। इसके अलावा आईटी प्लॉट का अलॉटमेंट हम लोग करते हैं। तो बेसिकली नोएडा सिटी, क्योंकि ये दिल्ली का नज़दीक है एंड यूपी का गेटवे है, और ये एक डेवलपमेंट है, ग्रोथ पोल जैसे काम करेगा। यहाँ जो भी ग्रोथ होगा आसपास का पूरा रीजन में ग्रोथ ट्रिकल डाउन होगा। Trickle down। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री का प्लॉट निकालते हैं, तो इंडस्ट्रीज को हम लोग जब जब भी हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, तो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज आकर यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स एस्टेब्लिश करते हैं। ये सब बड़े एमएनसीज और कॉर्पोरेट ऑफिसर्स आकर यहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट करने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और सिटी बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग हो गई बिल्कुल, क्योंकि नोएडा का तब जब भी हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो नोएडा सबसे नंबर पहली चॉइस। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जब एक पॉडकास्ट है और गौतम बुद्ध नगर के सांसद थे, वो हमेशा कहते थे कि दिल्ली, गाजियाबाद आसपास के लोगों की फर्स्ट चॉइस नोएडा बन चुकी है। ये खूबसूरत है Exactly। और यहाँ पे बिल्कुल लोग आके प्रेफर करते हैं, सिक्योरिटी भी है। नोएडा इसलिए फर्स्ट चॉइस इसलिए है कि शहर बहुत प्लान्ड है। आप स्वयं देखे होंगे कि शहर में जी। हमारा रोड्स बहुत वाइड है एंड सर्विस रोड्स भी है। जितने भी रोड्स है नोएडा में, मेन आर्टीरियल रोड्स है, सब आर्टीरियल रोड्स है, हर जगह हरियाली है एंड क्लीनेस्ट सिटी है इस रेंज का।
तो लोग नोएडा को प्रीफर करते हैं। और सेक्टर जिस तरह हम लोग ने सेक्टर को काटा है, सेक्टर को डेवलप किया है एंड कमर्शियल एरिया को डेवलप किया है, बहुत सारा लोग यही रहना पसंद कर रहे हैं। पसंद करते हैं। सर जैसे आपने अभी लोगों जो आप सुनवाई करने जाते हैं वो मुद्दे वाटर सप्लाई, सीवर, जन स्वास्थ्य, बिजली, ट्रैफिक, पार्कों में अव्यवस्थाएं, ये नोएडा के अधिकतर सेक्टरों की आम समस्या है। इसको संस्था कैसे दूर करने के लिए, और जो अधिकारी वर्ग है खास तौर से, उनको आप कैसे निर्देशित करते हैं कि आम जन भागीदारी को और अ, बढ़ाया जाए, उनसे मिलें, उनसे शिकायत करें, तुरंत उनका समाधान हो? बेसिकली ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट हमारा जल डिपार्टमेंट का हो या स्ट्रीट लाइट का है या तो हॉर्टिकल्चर का, ये सारा मेंटेनेंस काम बहुत इंपॉर्टेंट होता जी। है। एक बार अगर हम लोग ने सिवर लाइन अगर इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल। कमीशन कर दिया, जी। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ठीक चलता रहे, तो बीच बीच में उसका मेंटेनेंस का बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोगों ने कोई पार्क विकसित कर दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको मेंटेन करें, तभी मेंटेन वो करें। चलता रहेगा, तभी वो आकर्षित रहेगा। आकर्षित। स्ट्रीट लाइट कभी कभी बर्न हो जाता है, अगर जी। कोई जोर से तूफान अगर आ जाते तो स्ट्रीट लाइट खराब हो खराब हो जाएगा। जाती है। तो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेंटेनेंस के लिए हम लोग लगातार टेंडर भी करते हैं और मेंटेनेंस का टेंडर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का। तो हर जगह मेंटेनेंस, एक तो जो हम लोगों ने नया चीज़ किया उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेन बहुत करना प्रयास करते हैं बहुत। ताकि पब्लिक उसका कंप्लेन ना करे। इसके बावजूद भी तमाम इश्यूज आता रहता है, तो हम लोग कभी इग्नोर नहीं करते, बजट के हिसाब से हम लोग उसको एक एक लेकर हम अटेंड करते हैं। अटेंड करते रहते हैं। सर हमेशा से एक अथॉरिटी की जो छवि थी उसमें कहा गया कि यार ये हमारा काम नहीं हो पाता है, अथॉरिटी में ऐसे अफसर आ जाते हैं, अफसरशाही हावी हो जाती है। लेकिन जब से आपने ये चार्ज संभाला, मैंने बहुत सारे लोगों से, आपसे पॉडकास्ट के पहले एक राय लेनी चाहिए, नोएडा से तमाम लोगों से फ़ोन पर, अपने ऑफिसेस में जो ज़्यादातर नोएडा में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम बदलाव देख रहे हैं। कभी ये अथॉरिटी ऐसा था कि इसमें कुछ ऑफिसर्स पुराने ऐसे हुए कि जब बड़े बड़े मामले निकले जिनके खिलाफ जांचें हो गई, और लेकिन अब इस पे ये बदलाव धीमे धीमे आ रहा है। तो आप इस ये पूरी जर्नी आपकी कैसी रही, और इसको आप कैसे एक पारदर्शिता के साथ में सामने लेके जा रहे हैं, और लोगों को ये हो रहा है कि हाँ भाई अब हम अथॉरिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली एज एन ऑफिसर हम लोग गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक लिंक है। लिंक है। गवर्नमेंट जो करना चाहते तो उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी हम लोगों का है। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग यहाँ बैठ के काम करना होगा। तो जितने भी मेरे एसीओ से ओएसटी है, जीएमए और एजीएमए नीचे, सबको इसी इश्यू को लेकर मैंने सेंसिटाइज कर लिया। तो फॉर एग्जांपल कोई भी किसान आते हैं हमारे यहाँ, तो एक किसान रजिस्टर बना हुआ है, तो उनको डिमांड क्या है, तो उस किसान रजिस्टर खोल के हम लोग पूरा निकाल सकते हैं क्या क्या इश्यूज रहा है, Yes. क्या क्या इश्यूज लोगों ने हमारे सामने फ्लैग किया। जी। इसी तरह अगर कोई आरडब्ल्यूएस का संघ आता है या तो एओएस का अगर कोई ग्रुप आता है, उसके लिए बाकायदा अलग से रजिस्टर मेंटेन्ड है। तो जितने भी कंप्लेंट्स हमारे पास फिजिकली आता है उसको हम लोग एंटर करते, उसको मॉनिटर करते। इसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स आईजीआरएस के माध्यम से भी आते हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कंप्लेंट्स का डिस्पोजेबल बस करने के लिए डिस्पोजल नहीं करना, क्वालिटेटिव डिस्पोजल हो जाए, क्वालिटी डिस्पोजल। ताकि पब्लिक खुश हो जाए। तो कभी कभी अगर मेरे व्हाट्सएप पे कंप्लेंट आता है तो मैं स्वयं इसको फॉलोअप करता हूँ। जी। अगर कोई नाला बर्स्ट हुआ, अगर कोई फोटो दिखा दिया, पोर्टल को फोटो मुझे अगर व्हाट्सएप में अगर कोई मुझे फ्लैग करते हैं, वो काम हम कराते, बाद में फोटो में जो दिखाता हूँ उस आदमी को, देखो तुमने ये हाईलाइट किया और ये काम ये गया। हो गया। तो हम बहुत प्रयास करते हैं पब्लिक का इश्यूज रिजॉल्व हो जाए और पब्लिक को बता दे कि आपने ये इश्यू हमारे सामने रखा, हमने ये करके आपको दिखा दे रहे। मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो इस तरह का हम लोग एक तरह ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। जहाँ काम होने लायक नहीं है, मुश्किल है, पब्लिक को हम समझाते हैं इसमें टाइम लगेगा, टाइम लग सकता इसमें है। टेंडर का एक प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह हम लोग पब्लिक के साथ लगातार वार्ता में रहते हुए हम पब्लिक को समझाते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। सर जैसे करप्शन के मामले आ जाते हैं, कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि फलाना अधिकारी था, अब मैंने ऐसे काम को कहा, तो क्या आपकी तरफ से नोएडा के लोगों को, इधर के लोगों को, कि अगर कोई ऐसा आपसे कभी भी किसी काम को लेकर करता है तो वो कैसे आपसे शिकायत कर सकते हैं, या उस अधिकारी के खिलाफ कैसे आप कार्रवाई कर सकते हैं? मैं तो आपसे कहा कि हम लोग 24/7 अवेलेबल हो, ऑन फोन अवेलेबल हो, यहाँ पर ऑफिस में भी अवेलेबल हो। सुबह जब जनता दर्शन करता हूँ तो लोग डायरेक्टली आकर हमसे मिलके कई बार कंप्लेंट करते, सर मैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गया था, हाँ। तो अभी तक मेरा काम नहीं हुआ।
तो हमारा ये प्रैक्टिस है यहाँ पर, उस कंसर्न ऑफिसर को तुरंत बुलाकर फाइल मंगवा के बस चेक करते कि क्या इश्यू क्या है, तो होने लायक है तो तुरंत बता देते हैं। तो एंड रेगुलरली हम लोग ऑफिसर को सेंसिटाइज करते हैं कि कंप्लेंट लेकर कोई पब्लिक अगर आते उसको जी बार बार दौड़ाना नहीं है, ऑफिस में हरास नहीं करना है, उसको केस जल्दी क्लोज करना है, उनको बताना है कि क्या इश्यू है, कैसे हो सकता है। और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करने से उसको अटेंड करते हैं पब्लिक इश्यूज। सर, कई सेक्टर्स के जो अपार्टमेंट्स हैं जिसमें अभी तक पोजीशन के कई सालों के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ऑनर्स को उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा, और बहुत ये समस्या हम जो हाई राइज बिल्डिंग्स में देख रहे हैं। अथॉरिटी सर इस मामले पे क्या कर रही है? एक तो लेगेसी स्टॉल प्रोजेक्ट को लेकर लास्ट ईयर इसी टाइम एक जियो आया था। जी जितने भी यहाँ पर आप लोग हाई रेस बिल्डिंग देख रहे हो, तो तमाम होम बायर्स का रजिस्ट्री नहीं हो पा जी रहा था। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक जियो निकाला। उस जियो में ये था कि जितने भी बिल्डर्स हैं जिनका ड्यूज अथॉरिटी के लिए पेंडिंग था, तो उस ड्यूज की वजह से अथॉरिटी रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे उन होम बायर्स का मकान। तो जियो में बहुत स्पष्ट लिखा था कि अगर 25% अगर पहले अगर डाउन पेमेंट करते हैं, जी राइट, हम लोग उनको कोविड का बेनिफिट दिया 2 साल का, और एनजीटी का बेनिफिट देना है कोविड बेनिफिट के बाद। तो जितने लोग, मेरे पास अभी 57 बिल्डर्स थे, जी 57 बिल्डर्स ही डिफॉल्टर लिस्ट में थे। नेपाल। तो हम लोगों ने लगभग 75% लोग उसमें कोविड का बेनिफिट लिया। बेनिफिट लेने के बाद उन लोगों का जो भी पैसा बनता था उस लोगों ने जमा किया, और उसके प्रोपोर्शनेट रेशियो में रजिस्ट्री करना होना शुरू हो गया। शुरू अभी हम लोग एनजीटी का बेनिफिट दे रहे हैं। अगर एनजीटी बेनिफिट देने के बाद पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, उनको भी रजिस्ट्री हम लोग खोल देंगे। खोल देंगे। सर, नोएडा अथॉरिटी के बहुत सारे मैं ट्विटर देखता रहता हूँ, उसमें अभी आप कार्रवाई करते हैं बहुत ज़्यादा कि उस कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और ये एग्रेसिवली। तो उसमें दो तरह से, एक तो लोग बड़े से खुश हो जाते हैं कि यार मेरे इलाके में ऐसा हो रहा था, सर ने तुरंत, लेकिन वही अधिकारी वर्ग कहते हैं बड़ा तेज तर्राट अफसर आ गया यार, अब कैसे गुजारा हो। तो ये तालमेल कैसे आप बिठाते हैं दोनों में? नहीं, हमें तो क्वालिटी काम देना है, क्वालिटी काम इंश्योर करना है। अगर किसी, क्योंकि ये तो पब्लिक फंड है, पब्लिक फंड से हम लोग किसी एजेंसी को टेंडर के माध्यम से काम देते हैं। अगर वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर अगर काम अच्छे से अगर एग्जीक्यूट नहीं करते, तो अथॉरिटी का उसी एग्रीमेंट पे लिखा रहता है कि हम लोग एक्शन 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 लेना पड़ेगा, पेनल्टी लगाना पड़ेगा, ब्लैक लिस्ट लेना पड़ेगा। जब तक हम लोग थोड़ा सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे तो सबस्टैंडर्ड काम मिलेगा। तो सबस्टैंडर्ड, अगर आज नोएडा बहुत क्लीनेस्ट सिटी है, नोएडा का अगर सिविल वर्क्स अगर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे, इसलिए हो रहे क्योंकि हम अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को चुना बाय अच्छे वे ऑफ ई टेंडर, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए। और उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि अगर मैं अच्छा काम एग्जीक्यूट नहीं करूं तो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी या तो ब्लैकलिस्ट पेनल्टी हो जाएगी। लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर सिस्टम में। सर, अपार्टमेंट्स के फ्लैट जो मालिक हैं वो बिल्डर के बिजली कनेक्शन और बिल के नाम पर मनमानी करते रहते हैं। कभी उनको अलग अलग रेट बताया जाएगा, कहीं उनको इंडिविजुअल कनेक्शन, फ्लैट ओनर्स को ये किसी ना किसी तरह से उनको परेशान करने का काम किया जाता है। ये कुछ सेक्टर दिवस में जब हम लोग सुनवाई कर रहे थे, कुछ एओएस को भी बुलाए थे वहाँ पर। अपार्टमेंट में जो होम बायर्स थे वो लोग आकर हमको कुछ इस तरह का इश्यूज हमको फ्लैग किया। तो हमारा मीटिंग में यूपीपीसीएल का ऑफिसर्स भी थे, तो उनके माध्यम से इस इश्यू को रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जी सर, एक सवाल ये हमेशा से होता है कि एक यूपीएससी देश की सबसे बड़ी परीक्षा, लाखों लोगों का सपना होता है एक अधिकारी। और हमारे यहाँ तो जिस जिले से हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, बहुत उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा जिला जहाँ पर हमेशा जिसको सुर्खियों में रहा वो पॉवर्टी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, किसान आत्महत्याओं को लेकर, हमेशा से बुंदेलखंड। वहाँ पे तो एक डायलॉग ही लोग आपस में, यार ज़्यादा कलेक्टर मत बनो, बात बात में अबे कलेक्टर बन जाते हो, अरे कलेक्टर मत बनो। तो सर ये जो कलेक्टर शब्द और ये इतनी कठिन परीक्षा को आपने कैसे क्रैक किया सर ये? मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं बैंगलोर से हूँ। जी तो बैंगलोर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से मैं पढ़ा, डेंटिस्ट हूँ मैं। डेंटिस्ट के बाद मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था किसी एक प्राइवेट क्लिनिक में। तो डैड गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो डैड ने मोटिवेट किया आप एक बार ट्राई करो सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस ट्राई किया, तो भगवान का ब्लेसिंग से वो मैं पास हो गया।
बेसिकली हाँ, इसमें देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि कितना घंटा पढ़ा, लेकिन जो अगर कई बार होता है कि बच्चे अगर हमसे कहते हैं सर मैं 15 घंटा पढ़ा, 15 घंटा मतलब हर मैं मेहनत करता हूँ एवरी डे। ठीक है, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 3 घंटे के एग्जाम में कितना अच्छा तुम लिख सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं कितना मेहनत किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली आप जो लिखते हो वही एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ अच्छा लिखने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो भगवान का आशीर्वाद अच्छा है तो बोर्ड एग्जाम मतलब इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सर इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछे जाते इंट्रो हैं? में बेसिकली देखिए, इंट्रो में जो भी पैनल होते हैं वो आपको पूरा गेज करते हैं कि सामने जो कैंडिडेट है वो किस नेचर का है, वो हॉनेस्ट है, वो प्रॉम्प्ट है, वो सिंसियर है। तो उनको सेलेक्ट करने से अच्छा ऑफिसर बन सकता है क्या है। तो वो एक पर्सनालिटी और एक कैरेक्टर चेक करते रहते, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते रहते। उसके साथ साथ वो लोग कई प्रश्न पूछते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर, इंडियन नेशनल अफेयर्स को लेकर और कुछ कॉमन सेंस को लेकर कुछ प्रश्न पूछते हैं, ये गेज करने के लिए कि जो कैंडिडेट किस तरह का जवाब देते हैं। तो इंटरव्यू को लेकर मेरा कैंडिडेट को सारा जो जो भी बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं अक्सर पूछते सर इंटरव्यू क्या हो सकता जी होगा। जी। इंटरव्यू के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। इंटरव्यू अपना आप इट विल टेक केयर ऑन इट्स ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीलिम्स और मेंस को पास Prelims, करना है। mains. मेंस में अच्छा मार्क्स अगर मिल जाते हो तो इंटरव्यू विल बी केक वॉक, राइट। इंटरव्यू ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन बच्चे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो वो पढ़ा है वो कैसे अच्छा आंसर लिखे, ताकि क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम लिख रहे लिख रहे सब लोग वही टेक्स्ट बुक वही पढ़ते, टेक्स्ट बुक पढ़ वही नोट्स पढ़ रहे, तो सभी बच्चे वही आंसर लिखते हैं। तो तुम्हारा आंसर्स बाकी बच्चों से कैसे अच्छा Different, रहना, हाँ, डिफरेंट, different. हाउ शुड हैव एन एज ओवर द रेस्ट ऑफ द Anxious, स्टूडेंट्स। जी। तो वो एक आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको ध्यान में रख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर बहुत दिल्ली में मुखर्जी नगर के इलाकों करोल बाग का पूरा मतलब कोचिंग से भरा रहता है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अरमानों के साथ में। सर जिस समय आपने आईएएस क्वालिफाई यूपीएससी क्रैक किया, उस समय मोबाइल नहीं थे, गूगल नहीं था, Yes. इतने सिस्टम्स नहीं थे। आपको अगर कोई जानकारी जुटानी होती तो उसके लिए आपको गैजेट ही पढ़ना है, वही पढ़। तो वो सर अब आज के क्या कि बहुत इजी हो गया है कि हम कुछ भी डालते तुरंत हमको मिलता है। सर तब में और अब में क्या चेंजेस आ गया है और इसके अ, अच्छाई क्या है और इसका निगेटिव क्या पॉइंट है? सी कोचिंग सेंटर जाने से बच्चों को एक आइडिया रहता है कि क्या रिसोर्सेस मिलेगा, क्या रिसोर्सेस को रेफ़र करना होगा, किस तरह का टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना होगा, नोट्स क्या है, एंड बच्चों को एक आइडिया मिलता है कि कंपटीशन लेवल क्या है, किस टाइप का बच्चे इस तरह का लिख रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से सब चीज़ें हो जाएगा। आपने महाभारत में पढ़ा होगा एकलव्य, एकलव्य। वो किसी उनको कोई टीचर नहीं था, अकेला प्रैक्टिस किया। लेकिन एक बार द्रोणाचार्य जब मिला ही वॉज शॉक्ड कि इनके आर्चरी का स्किल इतना इतना अच्छा अच्छा है। है। तो आप भी इस तरह का अकेला बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, और एकलव्य जैसे आप परफेक्ट बन सकते हो सब्जेक्ट में, मेरा कहना है। एंड सेकेंडली हाँ, हमारा टाइम में जब हम लोग 2002-3 में जब तैयारी कर रहे थे, मोबाइल नहीं था। अगर मोबाइल था लेकिन बहुत और इस तरह लिमिटेड का वो, स्मार्टफोन हाँ नहीं इसका था। ही था। आजकल आप स्मार्टफोन में कुछ भी लिखो तुरंत मैसेजेस मिल, मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाता इंफॉर्मेशन है। एक अभी बच्चे अभी आजकल जो भी तैयारी कर रहे हैं कि ये एक एडवांटेज है इनको, कुछ भी अगर पढ़ना है, कुछ भी अगर कुछ खोजना है, तुरंत सारा इंफॉर्मेशन नेट पे है। ये एडवांटेज भी है, लेकिन मैं जैसे शुरू में कहा कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तो प्लस ही तो है, आजकल एडवांटेज है। बच्चे को तो बहुत सारे सूचना मिल जाता है, सारा रेडीमेड टेक्स्ट बुक मिल जा रहे हैं, दिल्ली में मिल जाता है, आजकल हैदराबाद बेंगलोर में हर जगह मिल जा रहे हैं। बच्चे को उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे टाइम में इतना रिसोर्सेस इतना आसान से नहीं मिलता था। लोकेश सर मैं जब ये 2019-20 इस बैच के ऑफिसर्स निकलते हैं तो अक्सर उनसे जब हम कभी पूछते हैं कि आपने, तो वो कहते हैं कि हमने एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल से मोबाइल को साइड लाइन कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल फेसबुक सोशल मीडिया पे हमारा टाइम जाए। इसी तरह मैंने स्पोर्ट्स के बहुत लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि
विराट कोहली कहते हैं जब मैं कोई फाइनल खेलने जाता हूँ या कुछ कोई बड़ी सीरीज़ तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाता हूँ। क्या ये एक अच्छा कारण है आपको अपना कंसंट्रेट करने के लिए, दिमाग को बिल्कुल शांत रखने के लिए? अच्छा, अगर आप इस एंगल में पूछ रहे कि मोबाइल हम लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है, अगर आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, जैसे अगर ट्विटर में एक्टिव है या इंस्टा में एक्टिव है, तो हाँ, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि बार बार आदत हो गया कि अगर हाँ, आप फाइल कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ आप ब्राउज करते हाँ, रहते हो। ब्राउज़ करते ये रहते हैं, आजकल सबको इस तरह का एक एडिक्शन हो चुका है। एडिक्शन। तो इस एडिक्शन से अगर दूर रखना है तो सोशल मीडिया से अगर 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 आप फुल स्टॉप रख के अगर सबको बंद करके अगर फोकस करेंगे, फ़ोकस करें। अगर कुछ कुछ भी अगर फोकस करना है, स्टडीज में फोकस करना है, अगर स्पोर्ट्स में फोकस करना है तो अच्छी बात है। तो देन आपका पूरा का पूरा टाइम आप एनर्जाइज करते हो, चैनलाइज करते हो उन पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसमें आपको एक्सेल करना है। ये अच्छी बात है, ये करना ज़रूरी है। एटलीस्ट एग्जाम टाइम में करना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के दौरान। सर आप साउथ से आते हैं लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आपकी बहुत सारी कुछ शब्द आप ऐसे बोलते हैं जैसे हिंदी पट्टी के लोग से हम बात करें। सर ये फ्लुएंसी कहाँ से आई? बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं आप सच में। नहीं, धन्यवाद आपका कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। एक्चुअली हम लोग हिंदी यहाँ आने के बाद ही सीखना पड़ा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर सारा जो भी यहाँ पर पत्राचार गवर्नमेंट से जो भी मिलता है। पत्राचार देखी सर हाँ, कितना अच्छा तो पत्राचार। हाँ, तो पब्लिक से भी मिलते समय हिंदी में बात करना होता है। तो मैं कुशीनगर में पोस्टेड था और गाजीपुर में भी पोस्टेड जी था, जी, और वहाँ पर जब पब्लिक आते वो तो भोजपुरी में बोलते हैं। भोजपुरी होती है। क्या बा इस तरह क्या का बोलते हाँ हैं, तो हाँ हाँ कभी कभी हम लोग को बहुत स्लोली समझना पड़ता है कि हाँ, देहाती हिंदी भी कुछ अलग से हाँ, होता है। मैं कौशंबी में भी था, तो एटा में भी था। तो जिस तरह हिंदी हम लोग जो बोलते हैं ना, उस तरह का हिंदी वो लोग नहीं वो बोलते जहाँ रीजनल पर। में बदल जाते ये हैं वो। चेंज होता है। हाँ, तो ये सारा 20 साल का सर्विस में काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करके हम लोगों ने सीखा। तो कोशिश करते हैं कि हिंदी जब बोलते समय ग्रामेटिकली ठीक रहे। एंड हाँ, उच्चारण में तो आपको पता चल जाता है कि ये नॉर्थ हाँ। इंडियन का है, थोड़ा हम लोगों का वो स्लैंग आ जाता है। लेकिन कोशिश तो करते हैं कि ठीक मिस्टेक ना करें हम लोग नहीं गलती नहीं, ना बहुत अच्छी हिंदी सर। आप लगा ही नहीं कि मतलब एकदम बहुत सारे शब्द तो मैंने ऐसे जो हिंदी पट्टी के लोग भी नहीं बोलते होंगे, उन शब्द में कहीं ना कहीं उनका इंग्लिश आ जाता है, लेकिन आपका पत्राचार शायद ये शब्द हम आप नो किसी को नो नो, वो इसलिए क्योंकि प्रशासनिक हिंदी जो है ना अलग है, अलग है, और जो कॉमन मैन जो हिंदी बोलते हैं वो थोड़ा अलग होता अलग है। होती है। तो वो तो हम, क्योंकि हम लोग हमेशा ये लेटर पढ़ते रहते, तो हम लोगों के हिंदी इन्फ्लुएंस अलग हो जाता है। हिंदी पे से बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय हमको देने के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में आईएएस लोकेश एम को आप सुन रहे थे, जो कि नोएडा अथॉरिटी के बारे में जो लोगों की समस्या थी, जो हम लोगों ने फील की, जो हमने लोगों से एक कोशिश थी कि सारे लोगों को एक नोएडा के बारे में और नोएडा अथॉरिटी के काम के बारे में, और नोएडा अथॉरिटी बतौर ऑफिसर्स ये किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। तो आप लोग को भी अगर कभी किसी भी तरह से कोई भी जानकारी, कोई भी शिकायत, कोई भी समस्या हो, तो आप अथॉरिटी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे शिकायत कर सकते हैं, पोर्टल में दे सकते हैं, आप अथॉरिटी के दफ्तर पे, जनता दरबार में, कहीं भी कई माध्यमों से आप अपनी बात को कह सकते हैं। सर जाते जाते, अब चूंकि नया साल है और आप नोएडा के लोगों को और अपने सारे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समस्त नोएडा वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि पूरा 2024 बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, और जगह जगह जहाँ भी हम लोगों का विजिट हुआ, सेक्टर दिवस हुआ, आप अपना बात रखा, बात हमारे सामने रखी, और वो सारा बहुत सारे इश्यू सॉर्ट आउट भी हो गया। हम चाहते हैं कि इसी तरह प्राधिकरण और समस्त जनता हमारा के बीच में डायलॉग बने रहे। हम लोग आपके साथ हमेशा वार्ता करते रहे, किसानों के साथ भी वार्ता करें, और जो भी आपका इश्यूज है प्राधिकरण कमिट करते हैं आप लोगों के सामने कि हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपका समस्या दूर करें। सो आप सब लोगों को नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं। धन्यवाद। नवभारत टाइम्स की ओर से सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने घर में अपने परिवार के साथ में नए साल का उत्सव मनाएं, महोत्सव मनाएं, और ये जो नया साल है ये निरोग हो और आप सभी के लिए मंगलकारी हो। धन्यवाद।